या सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्शन होने के तरीके। सो स्फेरिकल सरफेसेस में रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो हम देखेंगे। सो इसके दो कंडीशंस में हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट में कनकेव एंड कन्वेक्स। कनकेव एंड कन्वेक्स में आपका जो स्फीयर रहता है उसमें अगर हम जितना उसका रेडियस लेंगे उससे रेडियस से हमें जो नॉर्मल बनेगा उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा फॉर्मूला में इमेज में चेंजेस आएंगे। सो हम पहले देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के कंडीशंस हमारे लिए पॉसिबल है। So there are 4 conditions in each possible. फर्स्ट में हम रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट रख के देखेंगे डेंसर मीडियम पे कैसे हमारा इमेज बन रहा है या डेंसर मीडियम में बन भी रहा है या नहीं। फिर डेंसर मीडियम में हम ऑब्जेक्ट रख के देखेंगे कि रेयर मीडियम पे उसका कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। सो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कितने टाइप्स के कंडीशंस पाए जाते हैं। सो हम यहाँ पर 4 स्फीयर्स बना लिए। स्फीयर को बनाने से पहले उसके बीच से हमको प्रिंसिपल एक्सिस एक एक कट करना इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हमको मदद करता है कि रे डायग्राम कैसे बने। इसके ऊपर ही सारा रेज हमारा इंटरसेक्ट होगा और इमेज का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, अब ये जो रेज है ये रेज हमारे स्फीयर के मिडिल से कट होते हैं, मतलब मिडिल से प्रोजेक्ट किए जाते हैं। सो इसको हम अपने सेंटर ऑफ द कर्वेचर के ऊपर ही स्प्रेड करेंगे और सेंटर ऑफ द कर्वेचर और बीच का जो पोल रहता है इनको जोड़ने वाला जो लाइन रहता है वही आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है। सो ये आपका बीच का सब पॉइंट्स को मैं पी से लिख देती हूँ। अगेन यहाँ पर भी आपका सी, यहाँ पर भी सी, मतलब पी से हाफ डिस्टेंस दूर आपका सी, पी से अगेन हाफ डिस्टेंस बैक ऑफ दी surfaces will also be considered as to be a C and P। ये भी C, ये भी C, ये भी C, ये भी C। बहुत स्टूडेंट्स के डाउट हो जाता है कि यहाँ पर C जो है वो सेंटर ऑफ द कर्वेचर का ही तो पार्ट है इसलिए C लिखा, पर इसका बैक साइड क्यों लिखा। इसका जो इमेज यहाँ पर फॉर्मेट होगा वो भी इसका एक हम बोल सकते हैं क्लोन इमेज बनेगा। सो इसके लिए हमको ये इंपॉर्टेंट है कि इसका ही हम पूरा रूल फॉलो कर रहे हैं। सो इसका रूल फॉलो करने के लिए हमको सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड बोथ साइड्स मेजर करना पड़ता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस करने की बारी अभी। सो यहाँ पर मेरा जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था, मतलब फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट का कंडीशन था कि ऑब्जेक्ट हम एक्चुअल में रखे कहाँ, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है वो है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट रेयर एंड मीडियम, मतलब एयर पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा गया है। ठीक है, ओके। अब रेयर एंड मीडियम पर हम कैसे फोकस कर सकते हैं, पहले तो हमको देखना है कि क्या क्या कंडीशंस है यहाँ पर, लेफ्ट राइट वगैरह में कोई डाउट नहीं आ जाए, इसलिए मैंने 4 कंडीशंस आपको बना के दिखाए हैं। ओके, सो हम फर्स्ट में कन्वेक्स का रूल फॉलो करेंगे। लेफ्ट राइट बोथ, इसका नीचे का कनकेव कंसिडर कर लेते हैं। ओके, अब कनकेव है, कन्वेक्स टू मिरर के फॉर्मूले हमारे पास क्रिएट होने वाला है, पर कोई एक ही फॉर्मूला हमारा इन द रेयर मीडियम पे जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उसके लिए बनेगा। रेयर मीडियम पे जब भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, मतलब सबसे अच्छा हिंट जो हमें एग्जाम टाइम में दे दिया जाता है कि हमारा जो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बहुत छोटा होगा, मतलब ऐसे। ये ही हमारा मेन डायग्राम वगैरह सब बनेगा कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, रेयर मीडियम पे। कब, जब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये हमारा हिंट है। अच्छा, अब हम फॉलो करते हैं कि क्या क्या साइड्स हमारे पास हैं। सो कन्वेक्स हमारे पास कहाँ पर दिख रहा है, इस वाले कन्वेक्स पार्ट पे। ये वाला कन्वेक्स हमारा लेफ्ट साइड पे, ये हमारा एक डिवीजन है। ठीक है, ये डिवीजन भी हमारा को फॉलो करना है मीडियम्स कन्वर्ट करने में। सो ये हमारा कन्वेक्स पार्ट है। अगर ये वाला हमारा लेफ्ट साइड मान ली, ये वाला राइट साइड मान ली, तो ये लेफ्ट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस दिख रहा है। ओके, ये वाला हमारा राइट दिख रहा है तो राइट लिख लेते हैं। ओके ओके, ये वाला कनकेव है, कनकेव यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, राइट, तो मैं राइट लिख देती हूँ। ये वाला हमारा कनकेव है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट लिख देते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब हम बनाएंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। सो यहाँ पर लेफ्ट कन्वेक्स कहा गया है, मतलब ये वाला साइड में, तो हम ये वाला साइड रेयर सपोज कर लेते हैं, ये वाला डेंसर उसके ऑपोजिट साइड्स। ओके ओके, यहाँ पर राइट कन्वेक्स लिखा गया है तो यहाँ पर रेयर लिख देते हैं, यहाँ पर डेंसर लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर राइट कनकेव लिखा गया है, मतलब इस वाले साइड में हम रेयर लिखेंगे, इस वाले साइड में हम डेंसर लिखेंगे। प्रोसेस फास्ट हो रहा है पर आप समझ लेना। ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट कनकेव है, मतलब इस वाले साइड में हम रेयर हम मीडियम को सपोज कर रहे हैं, इस वाले साइड को हम डेंसर मीडियम से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, रेयर मीडियम पे प्लेस करना है। सो रेयर मीडियम में अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे वो सेंटर ऑफ द कर्वेचर के बियॉन्ड होना चाहिए। सेंटर ऑफ द कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट बनेगा सो उसके अकॉर्डिंग हमें एंगल्स में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। सो सेंटर ऑफ द कर्वेचर से थोड़ा सा दूर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिए। अब ये ऑब्जेक्ट हमको मदद करेगा कि रेयर डायग्राम कैसे हमारे पास मूवमेंट होगा अकॉर्डिंग टू द मीडियम्स। ओके, यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं, थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस को बढ़ा के। यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं, यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्ट को
प्लेस कर दिए। अब ऑब्जेक्ट को हम ओ से लिख रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा लिखिए। ओके, अब हमको क्या करना है, इसके एंगल्स मतलब इसके रेज बनाने हैं। सो रेज हमको सबसे इंपॉर्टेंट है कि रे कितने चाहिए एक रिक्वायर्ड इमेज के लिए। एक रिक्वायर्ड इमेज के लिए मिनिमम 2 रेज का होना इंपॉर्टेंट है कि एक ऑब्जेक्ट से निकलना चाहिए। सो ये वाला ऑब्जेक्ट अगर हम दे रहे हैं सेंटर ऑफ द कर्वेचर के बहुत दूर, तो यहाँ पर हमारा जो इंसिडेंट रे बनेगा वो इनफाइनाइट पोजीशन पे सेकंड वाला बनेगा, पर जो फर्स्ट बनेगा वो अनडेविएटेड रहेगा, मतलब वो यहाँ वहाँ नहीं मुड़ेगा, मतलब वो भटकेगा नहीं। सो यहाँ पर हमको जहाँ से ऑब्जेक्ट से हम मूव कर रहे हैं जिस पोजीशन से, वहाँ पर एक एक हमको अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस पाथ हमको एक अनडेविएटेड रे निकालना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट को मूव करें तो इधर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को भेजिए इधर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट से इधर, यहाँ तक क्लियर। अब सेकंड वाला जो रे बनेगा वो कैसे बनेगा, हमें लिख देते हैं 1 2 3 4 कंडीशन है ना। ओके, सो यहाँ पर हम सेकंड जब रे निकालेंगे, मतलब जो डेविएटेड रे निकलेगा वो कैसे निकलेगा। सो हमको पहले रेस निकालने से पहले नॉर्मल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। नॉर्मल कहाँ से बनता है, जहाँ जितना सर्कल है, मान लीजिए जितना भी सर्कल स्फीयर आपको दिखेगा वहाँ से हमको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। ईच एंड एवरी रेडियस हैज इट्स ओन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल बन रहा है। सो 90 डिग्री एंगल हमारा हर स्फीयर का हाफ होता है, मतलब जो रेडियस बनता है। सो हमारा रेडियस कहाँ पर है, यहाँ पर सेंटर ऑफ द कर्वेचर। सेंटर ऑफ द कर्वेचर अगर हमारा रेडियस है तो वहाँ पर हमारा नॉर्मल बन जाएगा एज यूजुअल। सो यहाँ पर हमारा नॉर्मल कहाँ बनेगा, ये वाला हमारा मान लीजिए एक बड़ा सा सेल्फ स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है, तो यहाँ पर हम कहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे, इस वाले पोजीशन पे। नॉर्मल को हम नाम दे देंगे एन। अगेन इस वाले का भी स्फीयर, अगर ये बड़ा वाला स्फीयर का छोटा एक पार्ट काटेंगे तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल का एन लिख दो, ठीक है। अगेन इस वाले स्फीयर का भी एक पार्ट हो जाएगा, तो अगेन हम सेंटर ऑफ द कर्वेचर के एक नॉर्मल लिख दिए एन। अगेन ये वाला स्फीयर सेंटर ऑफ द कर्वेचर यहाँ है, नॉर्मल एन, हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसका रे निकालेंगे। सो रे निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है। सो ऑब्जेक्ट हमारा रेयर से डेंसर की तरफ मूव करेगा, तो हम अगर एक ऑब्जेक्ट का रे निकालें, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का रे निकाले अनडेविएटेड जैसा। सो अनडेविएटेड रे तो एक कैसे निकला, और एक हमारे सिंपल सा अगर रे ऐसे निकलता, अगर यहाँ पर ये बीच में स्फीयर ना आया होता तो हमारा एक इमेजिनरी इंसिडेंट रे बन जाता है इन्फिनिटी पोजीशन पर यहाँ पर बीच में मीडियम का डिवीजन होने की वजह से हमारा रिफ्रैक्शन होगा। सो रिफ्रैक्शन हमारा किस मीडियम से किस मीडियम की होगा, रेयर टू डेंसर मीडियम। हमें पता है कि रेयर से डेंसर मीडियम में जब हमारा रे मूव करता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल तो हमें पता है ये वाला है। सो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करे, ठीक है, सो हमारा जो रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, मतलब कहीं यहाँ बनेगा आपका आई इमेज। अच्छा, अगर ये टेंसर मीडियम बहुत कम टेंस हुआ होता तो हमारा जो टुवर्ड्स से नॉर्मल पोजीशन है वो बहुत कम होता। सो टुवर्ड्स से नॉर्मल पोजीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर टेंसर मीडियम है। टेंसर मीडियम बहुत ज़्यादा होना का मतलब ये होता है कि ग्लास ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है, वहाँ पर थोड़ा सा पानी वगैरह हम समझ सकते हैं मीडियम्स के अकॉर्डिंग। ओके, अब हम सेकंड कंडीशन वही देखेंगे। यहाँ पर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ अगर लाइट मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट से एक इनफाइनाइट पोजीशन पे आई रे निकलेगा। अब ये आई रे अगर यहाँ पर मीडियम आ गया है तो इसको हमको करना पड़ेगा बेंड। अब बेंड हम कैसे करेंगे, रेयर टू डेंसर मीडियम में टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब यहाँ से कहीं दूर हमारा सेंटर ऑफ द कर्वेचर के आसपास इंसिडेंट रे बन जाएगा। ओके, अगेन इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट होकर इमेज बनेगा। अच्छा, अगेन हम जब कनकेव मिरर में आएंगे तो थोड़ा सा हमको पोजिशंस में आएगी परेशानी। अब यहाँ पर हम कैसे देख सकते हैं, हमारा नॉर्मल ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहा था इन कन्वेक्स मिरर, पर कनकेव मिरर में हमारा जो है वो जो हमारा नॉर्मल बनेगा और इंसिडेंट रे बनेगा वो कहीं ना कहीं एक ही जैसे दिखेगा हमको। बट डाउट ये आ जाता है कि नॉर्मल पहले बना या इंसिडेंट रे। देखिए, नॉर्मल हमेशा आपको पहले बना लेना पड़ता है एंड इंसिडेंट रे आपको बाद में दिखाना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल तो लिमिटेड पोजीशन में होगा और इंसिडेंट रे तो आपका अनलिमिटेड पोजीशन में होगा क्योंकि वो इनफाइनाइट पोजीशन है। ओके, सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि पहले नॉर्मल ड्रॉ कर ली सेंटर ऑफ द कर्वेचर से, फिर हम इंसिडेंट रे को मूव करेंगे। सो अगर ऑब्जेक्ट से हमारा इंसिडेंट रे फर्स्ट ऑफ ऑल मूव होगा तो कैसे होगा, यहाँ पर कहीं आपका इंसिडेंट रे का आई मूव कर चुका। अब यहाँ पर हमको करना है रे, मतलब इसको हमको करना है बेंड। अब बेंड कैसे होगा, रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ वही हमारा सेम कंडीशन रहेगा कि टुवर्ड्स से नॉर्मल होगा। अब नॉर्मल देखिए यहाँ पर कहीं है ही नहीं, नॉर्मल कहीं है ही नहीं। अब नॉर्मल की तरफ ये ऐसे तो नहीं जा सकता क्योंकि फिर तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, हमको पैरेलल बनाना नहीं है, हमको बनाना पड़ेगा इसको बेंड। अब बेंड कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि जब हमारे पास ऐसी पोजीशन आ जाए, ऐसे कंडीशंस आ जाए कि लाइट बेंड ना हो पाए, तो हम क्या करते हैं कि वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब एक इमेज बनता है जो हमें रियली इंटरसेक्ट होते हुए नहीं दिखती, पर हम इमेजिनेशन से उसका एज्यूम कर लेते हैं कि वो इंटरसेक्ट होने वाली है, मतलब होने वाली थी पर नहीं हुई। ठीक है, सो जैसे अगर आप मान लो कि कैंडल को हमने
एक मिरर के सामने रखा या फिर कैंडल को हमने एक पेपर के सामने रखा। कैंडल को अगर हम मिरर के सामने रखेंगे तो मिरर तो उस कैंडल को रिफ्लेक्ट करके एक इमेज बना देगा, पर जब उसको हम पेपर के सामने रखेंगे, पेपर एक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसके अंदर रिफ्रैक्शन पॉसिबल है। तो रिफ्रैक्शन अगर पॉसिबल होगा, अगर वो लाइट रेस को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो वो एक्चुअल में तो इंटरसेक्ट नहीं कर पाया, पर लाइट रे को हम एक पोजीशन पे देख सकते हैं कि कैंडल है, वो कैंडल के जस्ट नीचे आपको एक कैंडल का डुप्लीकेट इमेज बनते हुए दिखेगा। सो वही आपका एक आप समझ सकते हो कि वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। सो ये तो जस्ट एक एग्जांपल था। हम अकॉर्डिंग टू द रे डायग्राम इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे अगर ये नॉर्मल है तो हमें पता है कि रेयर टू मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम पे हमारा जो नॉर्मल रहता है वो टुवर्ड्स द जो हमारा रे रहता है टुवर्ड्स द नॉर्मल रहता है। सो यहाँ पर अगर हम एक एज्यूम करें कि नॉर्मल की तरफ मूव कर रहा है, तो नॉर्मल की तरफ हम कैसे मूव करवाएंगे, कुछ ऐसे, ठीक है। और जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट के जस्ट सामने। अब देखिए ऑब्जेक्ट के पीछे क्या बनता है, शैडो बनता है, पर ऑब्जेक्ट के सामने हमारा इमेज बनता है। ये बहुत बहुत कन्फ्यूजन वाली चीज़ है कि ऑब्जेक्ट के पीछे बहुत लोग यहाँ पर आई लिख देते हैं क्योंकि समझ नहीं आता, पर आपको पेंसिल और स्केल का होना अलाउड होता है इस पोजीशन पर अगर आप रफ डायग्राम बना रहे हैं तो ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ द कर्वेचर के बीच में ही आपको इमेज का आई लिखना है, क्योंकि इमेज हमेशा वर्चुअल और रियल वो ऑब्जेक्ट के सामने ही बनता है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें कि जहाँ से हमारा लाइट आ रहा है वही अगर हमारा इमेज बन रहा है, और इमेज बन रहा है और वो भी वर्चुअल बन रहा है, मतलब ये हमारा कनकेव पार्ट है। हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि कन्वेक्स में 2 वेज पॉसिबल है, एक वर्चुअल है और एक रियल, पर कनकेव में हमारा 2 वेज पॉसिबल नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ वर्चुअल इमेज पॉसिबल होता है। ये हमारी कंडीशंस में प्रूफ हो गए। अच्छा, सो यहाँ पर इमेज बन गया। अब हमारा सेकेंड भी यही सेम हो जाएगा। यहाँ पर हमारा नॉर्मल बन चुका है, यहाँ से ऑब्जेक्ट से एक रे निकल जाएगा आई। अब यहाँ पर हमारा टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, मतलब इधर भी हमारा एक आई रे निकल जाएगा, ठीक है। इंसिडेंट ऑफ आई मतलब एक इमेज बनेगा सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड ऑब्जेक्ट के बीच कहीं। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबको नाम देंगे। सबका नाम देंगे मतलब अल्फा बीटा गामा। ओके, सो पहले हमको अल्फा बीटा गामा देने से पहले इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ पर होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पर हो रहा है वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि इन फर्स्ट कंडीशन नॉर्मल जा रहा है, ठीक है, इंसिडेंट रे भी जा रहा है। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच कहाँ पोजीशन कहाँ दिख रहा है हमें, ये एक नॉर्मल है और ये एक इंसिडेंट रे है, तो ये वाला पोजीशन जो हमें दिख रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल फॉल होता हुआ वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जब मुड़ जा रहा है, ठीक है, ये बेंड हो रहा है, ये बेंड हो रहा है, ये वो नॉर्मल है, ये वाला पोजीशन हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगेन ये वाले सेम कंडीशंस अपोजिट पोजीशंस में हो जाएंगे। जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये वाला नॉर्मल है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब थोड़ा सा बेंड हो रहा है और इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वही इमेज का फॉर्मेशन पे एंगल के बीच में जो नॉर्मल बन रहा है उसी को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। अगेन यहाँ पर भी हम अगर देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से आ रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट से आ रहा है और नॉर्मल भी यहाँ बन रहा है। मतलब अगर हम नॉर्मल और इंसिडेंस रे को देखें तो यहाँ पर अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बन रहा है, पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच से जाता हुआ एक लाइन बन रहा है इमेज, वही हमारा क्या बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अगेन यहाँ पर भी हमारा सेम कंडीशन वही हो जाएगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर बन रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहीं यही बनेगा, ठीक है, इतना क्लियर। अच्छा, अब हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। सो न्यूमेरिकल देखने से पहले हमको अल्फा बीटा गामा रेस का मतलब पार्टिसिपेशन होना इंपॉर्टेंट है। सो हम इसी कंडीशन से फॉलो करते हैं, ठीक है। सो अल्फा बीटा गामा कहाँ पर होगा, जैसे जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है वो वाला पार्ट हमारा अल्फा पार्ट होता है, और जहाँ पर हमारा इमेज बनता है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट हमको इमेज ही देखना पड़ता है, उसके बीच के मीडियम्स को हम बाद में किसी भी अलग एंगल के नाम से, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो गामा या थीटा के बीच में हो सकता है। अगेन अल्फा ये वाला पार्ट हो गया आपका बीटा, और ये वाला पार्ट आपका कहाँ गया, ये वाला अल्फा, अच्छा ये वाला आपका गामा, ठीक है। अगेन यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट में अल्फा, ये वाला गामा, ये सॉरी बीटा, ये वाला गामा, ठीक है। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये वाला पार्ट आपका अल्फा, ये वाला आपका बीटा, जहाँ आपका एंगल बन रहा है, ये वाला पार्ट आपका गामा। अगेन अल्फा बीटा गामा सीरीज में आ रहा है। ओके, सो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि फर्स्ट जो हमारा रे डायग्राम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनेगा वो इस
इस सब एंगल्स मतलब इस सब डायग्राम्स के इक्वलिटी में है कि नहीं। ओके, सो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो सॉल्व करने से पहले हमको देखना है कि ये बात किस लिए हो रहा है, रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन का मेन फॉर्मूला ये होता है कि स्नेल्स लॉ हो। स्नेल्स लॉ के बिना कोई भी रिफ्रैक्शन का इक्वेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि μ1 इज रिप्रेजेंटेड बाय रेयर मीडियम एंड μ2 इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंसर मीडियम। ठीक है, अच्छा अब हमें पता है कि जो हमारा रेयर मीडियम है उसको μ1 से लिखते हैं, डेंसर मीडियम है उसको μ2 से लिखते हैं। अगेन रेयर मीडियम इधर को है तो इधर μ1, इधर μ2, इधर μ1, इधर μ2, μ1, μ2। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ में साइन कन्वेंशन होना इंपॉर्टेंट, साइन कन्वेंशन मतलब साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब साइन μ1, अच्छा μ1 की बात हो रही है मतलब रेयर मीडियम से हम जा रहे हैं, इसलिए μ1 की बात हो रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो μ1 इज हैविंग एन एंगल I, सो साइन I इज इक्वल्स टू μ2 साइन R। ठीक है, अच्छा μ1 साइन I का हम फॉर्मूला निकालेंगे साइन R। ओके, सो हमारे पास I और R के इक्वल हम अभी 2 वैल्यूज निकालेंगे। सो 2 वैल्यूज निकालने से पहले हमको एक चीज़ पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है कि ये क्या है। ये एक्चुअली क्या है, एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के एक हमको दिख रहा होगा कि एक हाइपोटेनस लेंथ के इन्फिनिट पोजीशन में बिलोंग कर रहा है। सो ये वाला जो पोजीशन होता है ये एक एंगल को नाम देता है, उस एंगल का नाम होता है A plus B एंगल विच इज द एंगल ऑफ इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल। मीन्स हम इसका एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, मतलब थर्ड एंगल के इक्वल का एक्सटीरियर एंगल A plus B होता है। अगर ये एंगल A है, अगर ये एंगल B है, तो इन दोनों का सम का इक्वल का ये वाला पार्ट का ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, सो ये वाला हमको जो ट्रायंगल का रूल रहता है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि I और R का क्या वैल्यू आ रहा है। सो यहाँ पर हमारे पास I यहाँ है। सो I एक्चुअल में है कहाँ, एंगल I का जो इंसिडेंट रे है वो ये वाला बन रहा है। ठीक है, सो अगर I ये है तो अगर अल्फ़ा ये है तो अल्फ़ा एंगल एक बना रहा है और एक गामा एंगल बना रहा है विच इज़ नॉर्मल। तो यहाँ पर नॉर्मल अल्फ़ा और गामा दोनों का ही एक सम निकल रहा है जो I मतलब एक्सटीरियर एंगल I के बिल्कुल इक्वलिटी में है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं I इज इक्वल्स टू एंगल अल्फ़ा प्लस एंगल गामा। अच्छा, R निकालने से पहले हमको गामा देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास नॉर्मल है वो नॉर्मल से एंगल गामा हमें बिल्कुल प्योर दिखाई दे रहा है। सो हम क्या करेंगे, गामा को इक्वल लिखेंगे और गामा के एक्सटर्नल एंगल के इक्वल एंगल एंड रिफ्रैक्शन एंड बीटा एंगल प्लस में होंगे। देखिए ये वाला एक एंगल बन रहा है, ये वाला। अब ये वाला एंगल जब बन जा रहा है तो ये वाला गामा अगर इसके एक्सटीरियर एंगल लग ले तो इसके 2 एंगल्स हमारे पास बिल्कुल भी इक्वल में होंगे। ठीक है, सो हमें यहाँ पर 2 एंगल्स तो मिल गए। सो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल R प्लस एंगल बीटा। अगेन R का अगर हम वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एंगल गामा माइनस एंगल बीटा। अब एंगल I और R तो मिल गए, अब हम पुट कर देंगे वैल्यूज को। सो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू साइन गामा माइनस बीटा। ठीक है, ओके। अब हम ने एक चीज़ एज्यूम की थी कि जो थीटा रहता है या टैन थीटा रहता है या साइन थीटा रहता है वो इक्वल हम ले सकते हैं 10 डिग्री के, मतलब बिलो 10 डिग्री अगर हमारे पास एंगल्स बन रहे हैं। सो हमारे पास साइन थीटा इक्वलिटी में आ जाएगा किस पे, टैन थीटा में। सो अगर हम साइन अल्फा प्लस साइन गामा को टैन अल्फा प्लस टैन गामा लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो मैं लिख देती हूँ टैन अल्फा प्लस टैन गामा इज इक्वल्स टू टैन गामा माइनस टैन बीटा। ठीक है, यहाँ पर टैन अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फॉर्मूला विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पर बेस हमारा किसका फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। सो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, जैसे हमारे पास कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला रहता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, वैसे ही हमारे पास टैन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो टैन अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर तो सेम रहने वाला है। अच्छा हाँ, परपेंडिकुलर करने से पहले हमको एक और चीज़ देखना है कि जितने भी हमारे पास स्फीयर रहते हैं, ठीक है, वो
स्फीयर का जो कर्व पार्ट रहता है, वो कर्व पार्ट का जो मिडिल लेयर का अगर हम कट करें तो वो कट पोर्शन हमारे पास एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के इक्वल होता है। सो स्ट्रेट लाइन के इक्वल होने का मतलब ये है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ईच एंड एवरी कंडीशन, ईच एंड एवरी एंगल्स बनते हुए दिखाई देंगे। सो अगर हम हर कर्व के बीच से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसमें कोई गलत नहीं है। अब उस परपेंडिकुलर को हम एक एक नाम देंगे, ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है। अच्छा, अब हर प्रोजेक्शंस में हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो तो सेम ही रहने वाला है, ए बी। अच्छा, ए बी को हम ए पी लिखने वाला है, क्यों? क्योंकि बी और बी मतलब पी का ही तो पार्ट है ना बी, सो इसलिए हमने पी और ए को इक्वल कर दिया। सो ए पी अपॉन सब में कॉमन होगा, ठीक है। अच्छा, म्यू वन म्यू टू को हम बाद में लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू साइंस हमारे पास जो बेस है वो कैसे बनते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास पी है, सो पी से हमारे पास हर मेजरमेंट होता है पॉसिबल। सो पी टू हमें मूव करना पड़ेगा किस किस साइड। अच्छा, मूव करने से पहले हमको ये देखना है कि इमेज और ऑब्जेक्ट और रेडियस ऑफ द कर्वेचर कहाँ बन रहा है। सो जहाँ पर ऑब्जेक्ट है और सी और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, या पी और सी का ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, या हम बोल सकते हैं ओ का जो डिस्टेंस है, वो रेडियस प्लस द ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू यू बताया जाता है। अगेन यहाँ पर पी और आई का जो डिस्टेंस है उसको वी बताया जाता है, मतलब इमेज का डिस्टेंस को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन पी और सी का जो डिस्टेंस है उसका हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ द कर्वेचर से। ओके, सो हमारे पास बेसिकली ऑब्जेक्ट से मेजरमेंट करना रहता है, मतलब पी और सी से हम मतलब फाइंड नहीं करते इतना। सो पी और सी को हम आर नहीं लिख के डायरेक्ट यू ही लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ द कर्वेचर के बहुत ज़्यादा पास भी है और दूर भी है, तो और पास और दूर दोनों के होने की वजह से हम सी और ओ को एक ही लिखेंगे और यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, ठीक है। अच्छा, ए पी प्लस ए पी इज इक्वल्स टू ए पी माइनस ए पी, तो बोथ कॉमन है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेस। सो बेस में हमारे पास फर्स्ट में tan अल्फा है। सो tan अल्फा हमारे पास फर्स्ट में कहाँ पर है, इधर को। तो इधर हमको दिख रहा है कि P टू C इंसिडेंट रे के ऑपोजिट साइड जब भी हम मूव करेंगे रे को, तभी हमको क्या दिखेगा, माइनस साइन। ओके, सो यहाँ पर हमको P टू C ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे दिख रहा है, तो इट विल बी इन माइनस। सो माइनस पी सी में लिख दूंगी नीचे, ठीक है। अच्छा, कहाँ यू लगेगा वी लगेगा वो हम बाद में यूज़ कर रहे हैं। ए पी हमारे पास कहाँ है, कहाँ गया ए पी, हाँ, ए पी अपॉन टैन गामा ये रहा। सो टैन गामा में हमारे पास पी टू सी आ रहा है, ठीक है, ये वाला टैन गामा का पार्ट है। सो पी सी ये वाला हमारा आर है, सो ये इंसिडेंट रे के इक्वल है, तो पी सी विल बी इन ऑपोजिट एंड नॉट ऑपोजिट डायरेक्शन, इट विल बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, अगेन यहाँ पर टैन गामा भी सेम पी सी हो जाएगा पॉजिटिव में, और टैन बीटा कहाँ पर है, इमेज का डिस्टेंस, सो इट विल बी ऑल्सो इन पॉजिटिव एंड पी आई विल बी इट्स मेजरमेंट। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो ए पी बोथ साइड्स कैंसिलिंग कर सकती हूँ। सो 1 अपॉन पी सी प्लस 1 अपॉन पी सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई। म्यू क्या था, म्यू 1 था फर्स्ट में एंड इसमें आपका म्यू 2 था। अच्छा, अब हम क्या लिखेंगे, सबको बोथ साइड्स म्यू 1 म्यू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो माइनस म्यू 1 अपॉन पी सी प्लस म्यू 1 अपॉन पी सी इज इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन पी सी माइनस म्यू 2 अपॉन पी आई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, पी सी पी आई को एक्सचेंज करेंगे, मतलब उसको सब्सटीट्यूट करेंगे विद द डिस्टेंस फॉर्मूला। सो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट में टैन अल्फा के लिए जो पी सी था वो था हमारा यू, मतलब एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट का बन रहा था। सो इट विल बी इन माइनस म्यू 1 अपॉन यू प्लस ये जो पी सी बन रहा था ये हमारा फर्स्ट में था टैन गामा के में बन रहा था। टैन गामा हमारे पास 1 अपॉन रेडियस ऑफ द कर्वेचर था, दिस इज इन द इमेज फॉर्मेशन। सो 1 अपॉन आर विल बी इट्स सेकेंड, अगेन 1 अपॉन आर ही आ जाएगा क्योंकि टैन गामा है, माइनस 1 अपॉन बीटा है तो 1 अपॉन बी आ जाएगा क्योंकि बीटा में हमारा इमेज का डिस्टेंस मेजर हो रहा था।
अब हम क्या करेंगे, इसका साइन कन्वेंशन हो गया। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्या, मेन चीज़ यहाँ पर ही गड़बड़ होती है। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि शायद कहीं से भी हमारा अगर साइन चेंज होगा तो आंसर आ जाएगा, पर हमारा मेन कंडीशन क्या है, मेन कंडीशन क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो प्लेस किया गया है कहाँ पर, रियल एंड मीडियम पे। तो रियल एंड मीडियम पे जब भी हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हमारा जब भी रियल एंड मीडियम पे ऑब्जेक्ट प्रूफ रहता है, मतलब प्लेस रहता है, तो हमारा जो इमेज बनता है, मतलब जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रहता है ऑफ डेंसर मीडियम, इट विल बी हायर। ठीक है। सो जो हमारा एयर पार्ट है, मान लो कि वो बहुत बहुत कम है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हमारा वाटर या किसी डेंसर बहुत हाईली डेंस मीडियम की बात हो रही है। सो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें कि डेंसर मीडियम को पहले हम साइन चेंज कर दें, इट विल बी टोटली रॉन्ग। सो हमको अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम करना है, तो रेयर मीडियम का फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, साइन को चेंज करना पड़ेगा कुछ ऐसे। अगर यहाँ पर यू है तो हमको प्लस क्या लिखना पड़ेगा, म्यू वन है, ये म्यू टू है, ये म्यू टू है। ठीक है। सो म्यू वन अपॉन वी माइनस ये प्लस वी, यू और वी को हम साथ साथ लिख देंगे, माइनस का प्लस का लिख दिया मैंने। ठीक है। और ये वी हो जाएगा इज इक्वल्स टू, अब इनकी बारी, सो म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू वन अपॉन आर हो जाएगा। सो हमारा जो मेन फॉर्मूला आ जाएगा वो प्लस म्यू टू अपॉन वी, ठीक है, माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पूरा फॉर्मूला है वो बिल्कुल करेक्ट है। मेन फॉर्मूला ये है कि हमारा जो रेयर एंड मीडियम पे जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा, सो हमारा फॉर्मूला में म्यू टू बड़ा होगा, मतलब म्यू टू से हम म्यू वन को माइनस कर देंगे, अपॉन में आर रखेंगे विच इज रेडियस ऑफ द कर्वेचर, एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज इक्वल्स टू द एलसीएम ऑफ द वी एंड यू। थैंक यू। अब हम पढ़ेंगे कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम पे रखा जाएगा तो हमारा कैसे इमेज बन रहा है और उसके एंगल्स के अकॉर्डिंग कैसे फॉर्मूला चेंज हो रहा है। फॉर्मूला में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा, बस रेयर एंड मीडियम इस बार हाई हो जाएगा देन द डेंसर मीडियम। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पहले देख लिया था कि रेयर एंड मीडियम पे जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे थे तो म्यू टू, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है वो ज़्यादा बढ़ जा रहा था, मतलब वो इंक्रीज़ कर रहा था। सो उसको हम ग्रेटर ले रहे थे, तभी हमारा जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो छोटा पड़ रहा था। सो हमारे अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट हम डेंसर मीडियम पर प्लेस करने वाले हैं। सो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट denser medium, the condition will be followed as mu one is greater than the mu two। ठीक है। जैसे रेयर में हम जब ऑब्जेक्ट रख रहे थे तो म्यू वन हमारा जो हो रहा था वो छोटा हो रहा था, अब म्यू वन बड़ा है जब हम डेंसर पर रख रहे थे। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हमको स्फीयर लेना पड़ेगा, स्फीयर के अलग में प्रिंसिपल एक्सिस लेना पड़ेगा। प्रिंसिपल एक्सिस होता है पोल और सेंटर ऑफ द कर्वेचर को ज्वाइन करने वाला लाइन। अब सी और सी हम ले लिए, अब सी और सी हमको एक सेंटर ऑफ द कर्वेचर के हाफ में हमारे पास एक नॉर्मल बन जाएगा। अब नॉर्मल को हम एन से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये नॉर्मल को हमको देखना है कि यहाँ पर रेयर और डेंसर मीडियम बन रहा है। सो यहाँ पर हम 4 कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, पर अकॉर्डिंग टू दी वेरी लेफ्ट एंड राइट रूल वो सब सेम ही रहने वाला है। सो वो पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं, सो आप चेक कर लेना। सो यहाँ पर एक हम कनकेव वाला पार्ट हम दे दे रहे हैं। ओके, डेंसर से हमारे पास लाइट मूवमेंट का सिचुएशन बताया गया, डेंसर से मैं यहाँ पर रेयर लिख देती हूँ। ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या है, डेंसर मीडियम पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर। ऑब्जेक्ट को, अब ये ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया। अब ये ऑब्जेक्ट का इंसिडेंट रे तो यहाँ पर ऐसे मूव कर लेना चाहिए था, पर ऐसे मूव नहीं करेगा। अभी हमको इसको एजम्पशन की तरफ कर लीव करना है। अब हमारे पास क्या डेंसर और रेयर मीडियम की तरफ का कंडीशन होता है कि जब हमारा नॉर्मल होता है उसके अभी हमारा जो रे ऑफ द इंसिडेंट रे है वो मूव करता है। सो यहाँ पर हमारा कहीं इमेज बन जाएगा आइए। ठीक है। अच्छा, अब हमारा
जो आई है वो इमेज तो बन चुका है। अब हमारे पास क्या है, एंगल्स बनाने बाकी हैं। सो ये एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन और नॉर्मल के बीच का जो पार्ट होता है वो एंगल ऑफ आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। दैन द इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में हमारा जो पार्ट रहता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास स्नेल्स लॉ होता है। स्नेल्स लॉ के बिना रिफ्रैक्शन नहीं होता। सो हम यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। बहुत इजी न्यूमेरिकल रहते हैं इनके। सो आप इसको अच्छे समझ लीजिएगा। इससे ज़्यादा कुछ इतना इम्पोर्टेंट इसमें इतना मतलब क्रिटिकल नहीं होता। सो यहाँ पर हम अगर देखें कि एक स्फीयर को अगर हम कट करें तो उसके मिडिल पोर्शन का परपेंडिकुलर हमें मिलता है, और उस परपेंडिकुलर पोर्शन को ए बी से नाम रिप्रेजेंट कर देती हूँ। बी को हम पी के इक्वलाइज कर सकते हैं क्योंकि पार्ट होता है वो पी का ही परपेंडिकुलर। सो पी इज बी कैन बी इक्वलाइज टू बी पी। सो हम जब भी फॉलो करेंगे इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सो ए पी ही हम लिखने वाले हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, एंगल्स फाइंड करेंगे। ओके, सो हमको यहाँ पर अल्फा बीटा गामा एंगल्स फाइंड करना है। सो हमको पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट का लाइन होता है उनका एंगल होता है वो अल्फा होता है, और जो हमारे पास इमेज का लाइन बनता है वो बीटा होता है, और जो सेंटर ऑफ द कर्वेचर का लाइन होता है मतलब जो नॉर्मल कर्वेचर वाला लाइन है उसको हम गामा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे में कुछ। ओके, सो यहाँ पर मैं मेरा मन कर रहा है गामा का, सो मैं गामा लिख दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू वन कौन सा, अच्छा यहाँ पर म्यू टू है तो मैं यहाँ पर फर्स्ट में म्यू टू से ही जाने वाली हूँ। अब यहाँ पर म्यू वन लिख दिया। अब म्यू टू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू वन साइन आर। इतना क्लियर। साइन आर म्यू वन की तरफ का है, सो मैं म्यू वन पर साइन आर लिख दिया, और म्यू टू साइन आई का है, सो म्यू टू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू वन साइन आर। ओके, अब हम म्यू टू साइन आई का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। आई की इक्वलाइज हम जो लेंगे तो गामा भी कहीं ना कहीं फाइंड होने वाला है। सो हम पता है कि टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू दी थर्ड एक्सटीरियर एंगल। सो हमारे पास ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इन दोनों एंगल्स का सम होता है। सो हमारे पास यहाँ दिख रहा होगा कि जो नॉर्मल है वो अल्फ़ा और गामा के इक्वल है। ये नॉर्मल अल्फ़ा गामा। सो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस यही है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैन बी इक्वल्स टू अल्फा एंड गामा। सो अल्फा प्लस गामा आर, अगेन आर ये वाला है, आर ये वाला पॉइंट है, ये वाला गामा है। सो गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा, एंगल आर प्लस एंगल बीटा। सो अगेन आर इज इक्वल्स टू एंगल गामा माइनस एंगल बीटा, तो सेम वही है। बस हमारे पास ये जो बात है वो थोड़ा सा कन्वेंशनली चेंज हो जाएंगे। सो हम यहाँ लिख देंगे म्यू टू साइन अल्फा प्लस गामा इन ब्रैकेट इज इक्वल्स टू म्यू वन साइन गामा माइनस बीटा। ठीक है, ओके। अब हमारे पास जो साइन है वो बहुत छोटा है, साइन थीटा। सो हम इसके इक्वल लेंगे क्या, अप्रॉक्सीमेटली टेन थीटा। सो म्यू टू टेन गामा टेन अल्फा प्लस टेन गामा इज इक्वल्स टू म्यू वन टेन गामा माइनस टेन बीटा। ठीक है, अब हमारे पास टेन अल्फा क्या क्या है, टेन अल्फा मतलब जो परपेंडिकुलर वो सेम रहने वाला है। सो क्यू टू यहाँ पर मैं लिख दूँगी सब में ए पी कॉमन। ओके, सो हमारे डिनोमिनेटर हर चीज़ में कन्वेंशनल चेंज हो जाएगा। सो हमारे जो न्यूमरेटर है उसको कॉमन लिया। ओके, सो इसके इक्वल म्यू वन। ओके, अब हमारे पास क्या क्या है, परपेंडिकुलर तो हो गया और बेस। ओके, सो ये बेस क्या क्या है, पी से रिप्रेजेंट होता है। सो फर्स्ट में हमारे पास टेन अल्फा है, मतलब यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक यू, यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक बी, सबको पता होगा। ओके, देन टेन अल्फा कहाँ पर, यहाँ पर, मतलब टी ओ। ठीक है, टी ओ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू से। सो ये हमारा ए पी है, मतलब नेक्स्ट हमारा टेन गामा है, टेन गामा इधर है तो मतलब पी सी हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो हमारा टेन गामा अगर है तो पी सी हो जाएगा। हमारे पास टेन बीटा है, मतलब ये वाला पॉइंट बीटा। सो पी सी हो गया, पी आई ना, पी आई एंगल आई। ओके, पी आई क्लियर। अब यहाँ पर हम लिख देंगे वहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट, वहाँ पर कौन सा डिस्टेंस का हम फॉलो कर रहे हैं रूल। सो म्यू टू ए पी अपॉन वन, इसको मैं बोथ साइड्स इक्वल लिख देती हूँ या कैंसिल कर देती हूँ।
सो 1/PO, PO को क्या लिख रहे थे हम, माइनस यू, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है इंसिडेंट रे की, जैसे लिख रहे हैं, ओके, यू प्लस 1/PC, PC क्या था, PC क्या था, माइनस आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू U1 1/PC, PC ये in the direction of the incident ray है, so it will be taken as positive, okay, so नहीं, ये गामा ही है ना, सॉरी नेगेटिव, सो माइनस AP 1/Pi in the direction of the incident ray, so it will be taken as positive, so Pi minus U naught, माइनस V नहीं होगा, U का attraction नहीं होगा, it will be taken as image, so V positive, okay, अब हम लिखेंगे क्या, μ2 minus U minus μ2 upon R is equals to μ1 minus μ1 upon V, ठीक है, सो यहाँ सब कुछ माइनस 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 में ही दिख रहा है, सो हमको उसको करना पड़ेगा प्लस, सो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, ये टेंसिल मीडियम का है, सो माइनस 2 U ना, U को प्लस कर देते हैं, μ1 इज इक्वल्स टू, अब इसका तो हो गया, इसका वैल्यू, सो माइनस μ1 अपॉन आर प्लस μ2 अपॉन आर, ठीक है, यहाँ से हमको ये क्लियर है कि μ1 अपॉन वी माइनस μ2 अपॉन यू इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन आर, इज इट क्लियर, ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है कि μ1 ग्रेटर है और μ2 छोटा है, सो यही हमारा कंडीशन था, सो यहाँ तक क्लियर, इसके अकॉर्डिंग हमारा सब स्फीयर्स के फॉर्मूला बन जाएंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम पे रखा हो, इस टाइम हमारा डेंसर मीडियम बहुत ज़्यादा डेंस है, ओके, थैंक यू।